इमेजिन आप मुल्क से बाहर एक ट्रिप पर जा रहे हैं, सब कुछ सेट है, आप रास्ते में सभी कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज व्हाई नॉट। लेकिन अभी आप एयरपोर्ट से चेकआउट करने ही वाले होते हैं कि अचानक कुछ लोग आपका रास्ता रोक लेते हैं और जब ये लोग अपना आईडी कार्ड आपको शो करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप लंबे टाइम के लिए फंस चुके हैं बिकॉज ये थी FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, और दूसरी तरफ आप कोई आम इंसान नहीं बल्कि पाकिस्तान के जाने पहचाने यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर दी डक्की भाई उर्फ सादुर रहमान हैं। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर और आपने अपनी इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सिस्टम का हिस्सा होते हुए इस सेम सिस्टम में कुछ शेडी प्रमोशंस की हैं, जिसके नतीजे में आज FIA आपके सामने खड़ी है। इसके बाद सीधा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है, आपको आपकी वाइफ समेत अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल उठता है कि मैं ही क्यों, जब इस तरह की प्रमोशन, इस तरह के शेडी कॉन्ट्रैक्ट्स और भी कई क्रिएटर्स कर चुके हैं, सो व्हाई मी? वेल, अस्सलाम वालेकुम, मुझे सारा कहते हैं और आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आखिर को सादुर रहमान की अरेस्ट के बाद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कितने लूप होल्स हैं? एक आम पाकिस्तानी होते हुए आप इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से कैसे कनेक्टेड हैं? यूट्यूबर साद और डकी भाई का गैम्बलिंग ऐप एक कंट्री हेड होने का गैम्बलिंग ऐप से करोड़ों रुपए वसूल किए। FIA के मुताबिक यूट्यूबर साद और डकी भाई अब सोचो, एक आम सी शाम अपनी स्टडीज वगैरह के बाद आप YouTube खोलते हो कुछ कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, एंड यस, आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के पास जाते हो उनका कंटेंट कंज्यूम करने। आज आपको अपने इस फेवरेट कंटेंट क्रिएटर की वीडियो थोड़ी अलग लगती है, इसीलिए क्योंकि वो आज किसी ऐप की प्रमोशन कर रहे थे। जब आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर आपको पैसे दिखाकर ये कहता है कि मेरे पास आज ये सारा पैसा है, वो इसीलिए है क्योंकि मैं इस तरह की एप्स यूज करता हूँ, वरना इतना सारा पैसा मैनेज करना इतनी आसान बात थोड़ी ना है, आप हुक्ड हो जाते हो। जहाँ पर ये क्रिएटर्स इन सिंपल एप्स का यूज कर पैसे कमा रहे हैं, वहीं पर मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ? आप फौरन इस ऐप को इंस्टॉल करते हो और उसमें थोड़ा बहुत पैसा भी लगा देते हो, लेकिन यहीं से आपका बहुत बड़ा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और ये लॉस क्यों होता है, इसके बारे में मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में डिटेल में बात कर चुकी हूँ, सो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वन, आपको स्लोली रियलाइज होगा कि दरअसल आपका वो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर आपको कैश कर रहा था, आपके भरोसे का इस्तेमाल कर आपका नुकसान कर उससे फायदा उठा रहा था। अब इस सब के बाद उस फेवरेट कंटेंट क्रिएटर की क्या इमेज आपके सामने रह जाएगी? वेल, यही चीज सादुर रहमान पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने डिफरेंट गैम्बलिंग एप्स को अपनी वीडियोस में प्रमोट किया है। FIA को इन्वेस्टिगेशन के दौरान टोटल 27 वीडियोस डकी भाई की मिलती हैं उनके YouTube चैनल पर पब्लिश्ड, जहां पर उन्होंने इन बेटिंग एप्स की प्रमोशन की थी। ऐसा FIA का कहना है कि उन्होंने कई मर्तबा डकी भाई से राब्ता करने की कोशिश की कि वो इंक्वायरी को ज्वाइन करें। सादुर रहमान के इस इंक्वायरी को इग्नोर करने के बाद FIA को उन्हें PNIL लिस्ट में डालना पड़ा, यानी कि प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। इसका मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए नो फ्लाई, यानी कि मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, आप अभी इंक्वायरी में हैं। इसी वजह से जब 17 अगस्त 2025 को सादुर रहमान पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे मलेशिया एक ट्रिप के लिए, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आपको बताएं कि यूट्यूबर साद और डकी भाई का गैम्बलिंग ऐप के कंट्री हेड होने का इंकशाफ हुआ है। डकी भाई ने तशहीर के लिए गैम्बलिंग ऐप से करोड़ों रुपए वसूल किए। अब आप सोचेंगे मनी लॉन्ड्रिंग तक बात कैसे जा सकती है एंड कंट्री मैनेजर क्या होता है? देखो, मिसाल के तौर पर एक गैम्बलिंग कंपनी अमेरिका में ऑपरेट करती है, उनका कोई मैनेजर, उनकी कोई भी यहाँ पर ब्रांच नहीं है। अब यहाँ पर अपनी इस कंपनी को मशहूर करने के लिए वो यहाँ पर कोई ना कोई कंट्री मैनेजर चूज करेंगे, और कंट्री मैनेजर बेसिकली उसे बनाया जाएगा जिसके साथ इस कंपनी के ज्यादा ताल्लुकात होंगे। इस कंट्री मैनेजर का काम होगा कि पाकिस्तान में रहते हुए जितना भी लीगल फ्रेमवर्क है उस कंपनी को लेकर उस सबको मैनेज करना। ऑल्दो गैम्बलिंग एप्स और कंपनीज पाकिस्तान में इलीगल हैं, तो फिर इस इलीगल चीज को लीगल तरह से ऑपरेट करना इस कंट्री मैनेजर का काम होता है। अब जाहिर है वो चीज जो कि पाकिस्तान में इलीगल है उसको आप ऑपरेट कर रहे हो, उसके लिए आप एक कंट्री मैन की तरह काम कर रहे हो, तो आपके पास इलीगल पैसा भी आ रहा है। इस पैसे के ऊपर कोई टैक्स नहीं है क्योंकि ये इलीगल है, और ना ही इसके ऊपर कोई FPR रिकॉर्ड है। आपकी जितनी भी डीलिंग्स वगैरह होती हैं पैसे को लेकर, वो क्रिप्टो में होती हैं और आपका पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता रहता है। इंटरेस्टिंगली, अगर आप पाकिस्तान में सालाना 10 मिलियन से ऊपर पैसा कमाते हो पाकिस्तानी,
तो फिर आपको 2 मिलियन रुपीस उसका टैक्स पे करना होगा। लेकिन डकी भाई के केस में अथॉरिटीज का ऐसा मानना है कि उन्होंने एक प्रमोशन के लिए $10,000 to $20,000 तक कमाए हैं और उस पेमेंट के ऊपर डकी भाई को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ा। सालों तक वो इसके लिए टैक्स नहीं पे कर रहे थे, इसका कोई रिकॉर्ड अथॉरिटीज के पास मौजूद नहीं था। सो टेक्निकली अगर आप इलीगल या फिर अनडिक्लेयर्ड इनकम को सर्कुलेट करते हो, लेजिट बनाने की स्ट्रेटजी यूज करते हो, दैट्स लॉन्ड्रिंग। यही वजह है कि सादुर रहमान का ये पूरा केस कोई छोटा इग्नोर किए जाने वाला केस नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ सादुर रहमान ही क्यों, जबकि पाकिस्तान में तो इन बैटिंग एप्स का पूरा एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। खैर मामला इतना सीधा भी नहीं है। अब सिर्फ सादुर रहमान को ही अरेस्ट करने के पीछे काफी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि बहुत से क्रिएटर्स क्या करते हैं जब वो इन बैटिंग एप्स की प्रमोशंस करते हैं अपनी वीडियोस में, तो वीडियो के पब्लिश होने के 24 घंटे बाद वो क्या करते हैं, अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाकर उस वीडियो को ट्रिम कर देते हैं और वो हिस्सा जहां पर उन्होंने उस ऐप की प्रमोशन की होती है उसको काट कर निकाल देते हैं। इससे ये होता है कि फ्यूचर में उनके ऊपर केसेस नहीं होते। एंड डकी भाई के केस में आई हैव नोटिस दिस माई सेल्फ, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी लास्ट टाइम, जब मैं बिनोमो पर रिसर्च कर रही थी, मैंने तब वीडियो बनाई थी, तब मुझे डकी भाई और रजब भट्ट की वीडियोस देखने के बाद ये अंदाजा हुआ था कि दोनों ने इन एप्स की प्रमोशन जरूर की है। लेकिन डकी भाई की वीडियोस में से मोस्टली ये पार्ट जहां पर उन्होंने ये जो प्रमोशन की होती है वो कट आउट नहीं हुआ होता। ये फिर भी गलत था, क्योंकि ये जो व्लॉगर्स हैं इनके मोस्टली व्यूज शुरू के 24 घंटों में ही आते हैं, क्योंकि इनका डेली व्लॉग होता है। तो इन्होंने उसी 24 घंटे के अंदर अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना होता है और उसी 24 घंटे के अंदर इन एप्स को प्रमोट करना होता है। और ये चीज मैंने ना सिर्फ रजब भट्ट की वीडियोस में नोट की थी, बल्कि उस टाइम पर मैंने रजा समो की वीडियोस में भी ये सेम चीज नोट की थी। यही वजह है कि शायद डकी भाई को लेकर 27 वीडियोस लिंक कर निकाल दी गई और डकी भाई को सबसे पहले अरेस्ट किया गया, जबकि दूसरे क्रिएटर्स को लेकर मे बी 27 से 28 वीडियोस निकालना कोई आसान बात नहीं है। अब इन बैटिंग एप्स की प्रमोशंस ना सिर्फ बड़े क्रिएटर्स बल्कि छोटे क्रिएटर्स भी करते हैं। अगर आप एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर हैं तो ऑब्वियसली आपको कभी ना कभी ये ईमेल्स आई होंगी जहां पर आपसे इन प्रमोशंस का कहा गया होगा। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान की क्रिएटर कम्युनिटी में क्रिएटर्स को प्रमोशंस बहुत कम मिलती है और क्रिएटर्स की सबसे ज्यादा अर्निंग्स प्रमोशन से है और पाकिस्तान में एड रेवेन्यू यूट्यूब का कम होता है, जिसकी वजह से क्रिएटर्स को प्रमोशंस के ऊपर रिलाय करना पड़ता है अपना खर्चा चलाने के लिए, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर जब वो प्रमोशंस के ऊपर रिले करते हैं तो अच्छे दामों में या फिर शुरू में उनको इन्हीं बैटिंग एप्स की प्रमोशंस मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है कई क्रिएटर्स इन प्रमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम मुझे भी कई ईमेल्स आई थी, लेकिन मैं कोई यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाने वाली टू डू दैट अस वर्सेस देम वाली गेम। आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे भी कई ईमेल्स आई थी, बट मैंने भी कभी कोई इस तरह की प्रमोशन नहीं की। हाँ, एक कुरान अकेडमी की प्रमोशन की, और मैं अभी भी कहूंगी कि इफ़ यू वांटेड टू लर्न कुरान एट होम तो आप जाकर आराम से काफ अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और कुरान घर बैठे सीख सकते हैं, अपनी तजवीद बेहतर कर सकते हैं। मैं सारी ईमेल्स रीड करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं उन ईमेल्स को रीड करने के बाद उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर गौर करती हूँ, क्या वो इतनी लेजिट है कि मैं उसे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। इवन तो कई एजेंसीज जो कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देती हैं, उनकी प्रमोशन तक मैंने नहीं की है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कितनी लेजिट है, उससे किसका फायदा किसका नुकसान हो सकता है। जब तक वो मुझे अपना लीगल फ्रेमवर्क नहीं दे देते तब तक मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर सकती। जाहिर है दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स जब अच्छी खासी अर्निंग करते हैं तो उनको देखकर कहीं ना कहीं फोमो जरूर फील होता है कि वाई आई एम लेफ्ट बिहाइंड, मेरी क्यों नहीं उस तरह की इनकम जनरेट हो पा रही। लेकिन फिर याद आता है कि दैट इज द वेरी रीजन कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ। मुझे इस प्लेटफॉर्म को उस चीज के लिए इस्तेमाल करना है जिस चीज से लोगों को फायदा पहुंच सके। बैक टू द केस, सादुर रहमान के ऊपर एक और बहुत बड़ी एलिगेशन ये भी लगी है कि उन्होंने अपने नए खरीदे गए घर को लेकर भी अपनी ऑडियंस को झूठ बोला था। 8 अगस्त को डकी भाई ने यूट्यूब पर एक वीलॉग अपलोड किया जहां पर उन्होंने अपना ड्रीम हाउस अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया, जिसकी वर्थ तकरीबन 10 करोड़ के करीब हो सकती है। लेकिन फिर इनकी अरेस्ट के बाद 20 अगस्त को एक स्टेट डीलर ने कुछ और ही बताया। उनका कहना था कि ये घर उनसे खरीदा नहीं गया है बल्कि रेंट पर लिया गया है, जिसकी 4 लाख महाना किराया है। 3 महीने का डिपॉजिट एडवांस में कैश लिया गया है। वेल अगेन अपनी ऑडियंस के भरोसे को कैश करना। वेल आई एम रियली अगेंस्ट दिस कि किसी भी क्रिएटर की पर्सनल लाइफ डिस्प्ले हो, बट जब एक क्रिएटर अपनी पर्सनल लाइफ डिस्प्ले कर रहा है तो उसे कम से कम अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्प्ले करते हुए अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। लेकिन सिर्फ डकी भाई और सादुर रहमान को अरेस्ट करने के पीछे के 4 मेन रीजंस है। पहला, डकी भाई का इस वक्त जेनजी में इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है और इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक डकी भाई ही रहे थे उनके घर की परचेज के बाद। दूसरा, उनके खिलाफ सबूत काफी सॉलिड है, एविडेंस काफी सॉलिड है। जैसे कि मैंने पहले बताया 27 वीडियोस उनके लिंक की गई हैं। फाइनेंशियल लिंक्स, जैसे कि FIA ने कहा कि वो कंट्री मैन की तरह
काम कर रहे थे। तीसरा नोन कॉर्पोरेशन, जब उन्हें समन किया गया तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया, फिर उसके बाद वो मुल्क से बाहर जाने वाले थे। और चौथा, एक एग्जाम्पल सेट करना। डकी भाई जैसे इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट करने के बाद ये चीज सोशल मीडिया पर काफी वायरल होगी, ऐसा FIA भी जानता है और ये चीज कंट्रोवर्सी बनेगी, ऐसा FIA को भी पता है। इसलिए डकी भाई को अरेस्ट किया गया ताकि दूसरे क्रिएटर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट की जा सके कि ये हो सकता है। अब दूसरे लोग जो कि इन एप्स को प्रमोट कर रहे हैं या फिर इन एप्स का हिस्सा हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल खड़ी की जा सके कि ऐसा हो सकता है। These are the 4 मेन रीजंस FIA की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए FIA ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद 46 एप्स को ब्लॉक कर दिया है। PTA के साथ मिलकर क्रैकडाउन चल रहा है, बट प्रोसेस ऑब्वियसली थोड़ा स्लो है। अभी जो सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट हो रही है, यानी कि सिर्फ डकी भाई को अरेस्ट किया गया है, तो इसके ऊपर लाहौर सेशन कोर्ट में एक प्ली भी फाइल की गई है, जहां पर यह डिमांड रखी गई है कि या तो सभी क्रिएटर्स को अरेस्ट किया जाए या फिर डकी भाई को रिलीज किया जाए। और इसी डिमांड के ऊपर ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि दूसरे क्रिएटर्स को भी स्टेप बाय स्टेप अरेस्ट किया जाएगा। अब ये कोई सिर्फ डकी भाई का केस नहीं बल्कि पूरी इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी का केस है, और आगे अगर इन्वेस्टिगेशन चलती है तो आई होप सो कि लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। इवन तो ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, इंडिया और दूसरे कई मुल्कों में सेम इश्यूज चल रहे हैं और सेम तरह के एक्शंस अथॉरिटीज की तरफ से लिए गए हैं। इंडिया में भी 29 इन्फ्लुएंसर्स को ED ने बुक किया इलीगल बैटिंग एप्स को प्रमोट करने की वजह से। इंडोनेशिया में भी बाइनोमो प्रोमोटर्स को जेल किया गया क्योंकि वहां पर $5 मिलियन का स्कैम हुआ था। अब कई क्रिएटर्स ये भी क्लेम करते हैं कि हमने उस वे में प्रमोट नहीं किया था, हम तो साथ में ये लाइन भी ऐड करते थे कि अपनी रिसर्च खुद करें, अपने पैसे को खुद ही अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। तो आपके इस लाइन के बोल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक छोटे 16-17 साल के बच्चे को इस लाइन का मतलब नहीं पता। उसे नहीं पता कि अपनी खुद की रिसर्च कैसे करनी, वो बस आप पर भरोसा करके उस ऐप को इंस्टॉल करेगा नो मैटर व्हाट। सो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल के लिए क्रैकडाउन सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स लिमिटेड है, जबकि वो इदारे, वो लोग जिस सब में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इन इन्फ्लुएंसर्स को ये मार्केटिंग करने दी, उसकी इजाजत दी, उसको अलाउ करने दिया, उन सबको नहीं अरेस्ट किया जा रहा। वो पॉलिटिशियंस जो कि ये सब कुछ अलाउ करते हैं, बिगर लेवल पर इन एप्स की प्रमोशन की जाती है, उन सब के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इन ऑफशोर कंपनीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम जिसके ऊपर FIA को नजरसानी करने की जरूरत है। अभी जो कुछ भी FIA ने किया है, अभी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस तरह से अरेस्ट हुई है, जिस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, इट्स ऑल अबाउट लाइक देखो हमने कुछ ना कुछ तो किया ना, हमने बैटिंग एप्स के लिए, हमारे यूथ के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा किया, वी आर डूइंग समथिंग। वेल फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो FIA को ब्लेम करना भी थोड़ा बहुत अनफेयर हो। हम वेट ही कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाती है और फ्यूचर में कितने और नाम सामने आते हैं। खैर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से आखिर में हमें क्या सीखने को मिलता है, वो ये कि जैसे भी आप सोशल मीडिया पर देखते हैं उस पर भरोसा नहीं करना है। चाहे वो किसी भी तरह का ऐप प्रमोट करे, आपने खुद उसकी रिसर्च करनी है, खुद उसके बारे में जानना है, उसके बाद ही उस पर भरोसा करना है। दैट इज द मेन लेसन जो कि हमें इस पूरे केस से सीखने को मिलता है। और अगर आपके बच्चे बैटिंग एप्स पर पैसे लगा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ध्यान रखें कि उनका इन्फ्लुएंस किस तरफ है, वो कहाँ से ये इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, किस तरह के क्रिएटर्स को देख रहे हैं और उसके बाद वो क्यों इन बैटिंग एप्स में पैसे फंसा रहे हैं। ये पेरेंट्स की खुद की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम सारा ब्लेम एक क्रिएटर के ऊपर नहीं डाल सकते। तीसरा हमें एज ए क्रिएटर क्या सीखने को मिलता है, वो ये कि कुछ पैसों की खातिर अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि शायद आज आपको उससे फायदा हो जाए लेकिन कल को आपको उससे नुकसान भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि होगा या फिर होना चाहिए, बट हो सकता है। वेल अब तक के लिए इतना ही। आपको सब के बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यस, अल्लाह हाफिज। It never completely goes away.